ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। क्लियर? ट्रांसमिशन वोल्टेज का जो चॉइस होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो एडवांटेज, अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो हम जनरली हाई वोल्टेज चूज करते हैं, हाई वोल्टेज लेते हैं। हाई वोल्टेज लेने के पीछे जो एडवांटेजेज हैं, यानी जो हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम अपने जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो एट हाई वोल्टेज करते हैं। क्लियर? यानी ट्रांसमिट द पावर एट हाई वोल्टेज। क्लियर? क्या एडवांटेजेस है इसके पीछे वो देखते हैं हम जरा। क्यों हम हाई वोल्टेज पे ही इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके पीछे भी एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज ये है कि जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज होने की वजह से आपका जो साइज है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ कंडक्टर। जो हाई वोल्टेज पे पावर अगर ट्रांसमिट हो रहा है आपका, ये आपके कंडक्टर के साइज को रिड्यूस करेगा। कंडक्टर के साइज को रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया? रिड्यूसेस द कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉस्ट को घटा देगा। इसके अलावा क्या रिड्यूस करता है? ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, क्लियर, रिड्यूसेस द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन। यानी टाई लाइन में जो आपका, टाई लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको रिड्यूस करेगा। जब ये रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपका इंप्रूव होगा। इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हो गए। इसके अलावा जो तीसरा एडवांटेज है वो है आपका इफिशियंसी। इंक्रीजेज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो पावर लॉस क्या होगा? रिड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि रिड्यूसेस द पावर लॉस इन द लाइन, यानी जो लाइन में पावर लॉस है उसको रिड्यूस करेगा। तो ये सारे एडवांटेज होने की वजह से ही हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम को चूज करते हैं, ताकि हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकें, आपके वोल्टेज रेगुलेशन को भी हम इम्प्रूव कर सकें, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को भी हम इंक्रीज कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक जो एडवांटेज है उस एडवांटेज को हम उठाएंगे और उस एडवांटेज के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली, कैसे आखिर में कॉस्ट साइज रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, कैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो रहा है, कैसे आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? ठीक है, तो चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज में जो हम पहला एडवांटेज लेके चल रहे हैं, रिड्यूसेस साइज ऑफ कंडक्टर का मतलब ये होता है रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम साइज की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज रिड्यूस होगा ही होगा। इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को समझने से पहले हम दो चार चीजें क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या क्या चीजें सेम लेके चलनी है। ठीक है, पहला चीज हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ट्रांसमिटेड पावर। जो आपका ट्रांसमिटेड पावर है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पी के बराबर है। हम इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आपकी पावर लॉस। क्लियर? अभी हम पावर लॉस इसको निकालेंगे, देखेंगे कैसे पावर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज है। ठीक है, तो पावर लॉस को भी हम यहाँ पे अभी यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि पीएल हमारा फिक्स है, वो वेरिएबल
नहीं है, यानी यहाँ पे हम पावर लॉस को कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर? ठीक है। थर्ड वन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने लाइन बिछाई है तो लेंथ ऑफ द लाइन तो फिक्स ही रहेगा। लेंथ ऑफ लाइन, इतने किलोमीटर के लेंथ में अगर आपको लाइन को बिछाना है एंड ट्रांसमिशन लाइन को डालना है तो लेंथ ऑफ लाइन तो फिक्स ही रहेगा। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है। तो इन सब चीजों को हम दिमाग में रखते हुए अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आपका क्या है, पावर ट्रांसमिटेड। और हाँ, एक चीज और बताना है मुझे कि 3 फेज बैलेंस सिस्टम होता है, ये तो क्लियर है आपको। तो हम जो एनालिसिस करेंगे, चूंकि 3 फेज बैलेंस सिस्टम होता है, तो अगर हम जो एनालिसिस करेंगे वो पर फेज एनालिसिस ही कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे जो भी एनालिसिस करने वाले हैं वो पर फेज एनालिसिस ही होने वाली है, पर फेज एनालिसिस ही करने वाले हैं हम लोग। जब पर फेज एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ट्रांसमिटेड पावर पर फेज P मिल रहा है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, P प्लस तीनों फेज की वजह से P प्लस P यानी 3P के बराबर। तो पर फेज एनालिसिस चूंकि बैलेंस कंडीशन में है तो हम पर फेज एनालिसिस पे ही फोकस करेंगे और उसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक फेज के लाइन या वॉल्यूम में कमी आती है तो तीनों फेज में कमी आएगी आएगी, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगा ही होगा। तो हम सारी चीजें यहाँ पे जो एनालाइज करेंगे वो पर फेज एनालिसिस बेसिस पे ही करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हमें एनालिसिस को करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पावर ट्रांसमिटेड जो है वो कितना है हमारा P, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें पता है कि वोल्टेज V है, करंट हमारा I है, पावर फैक्टर phi है, यानी V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ऑफ द लाइन। और हाँ, चूंकि पर फेज एनालिसिस है ये, तो ये पर फेज वैल्यू है सारी की सारी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हम जो एनालिसिस करेंगे वो पर फेज करेंगे, तो सब कुछ ये पर फेज वैल्यू ही है। आई द करंट इन द कंडक्टर या करंट थ्रू द कंडक्टर एंड कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। क्लियर? ठीक है। तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, वी आई कॉस फाई के बराबर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। ठीक है। अगर हम पावर लॉस की बात करें तो PL इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर करंट I है तो I स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर R है तो I स्क्वायर इंटू R के बराबर। अगर हम R की बात करें तो R क्या होता है, अगर हमें किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी या लेंथ पता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो रो इंटू एल बाई ए के बराबर होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। यानी PL की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो PL इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर रो एल बाई ए। क्लियर? I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम चूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम I निकालें तो I की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, P अपॉन V cos फाई के बराबर। क्लियर? इस I की वैल्यू को हम जो पावर लॉस का फॉर्मूला निकाला हमने उसमें पुट कर दें तो PL इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हमें पुट करनी है P बाई V cos फाई, P अपॉन V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू R की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, रो इंटू एल बाई ए। क्लियर? तो अगर हम यहां से देखें तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर रो एल अपॉन PL इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। क्लियर? ये हमारी वैल्यू आ रही है एरिया, यानी एरिया हमारा क्या आ गया, P स्क्वायर रो एल PL वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। क्लियर? जब हमें एरिया ये मिल गया, ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द लाइन। क्लियर? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द लाइन। वैल्यू पुट करें जरा हम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर का वॉल्यूम निकालें, चूंकि हम पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द लाइन। ए की वैल्यू हमने क्या निकाल लिखी है, P स्क्वायर रो एल अपॉन PL V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू एल। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, वॉल्यूम V इक्वल टू P स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन PL V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने जैसा पहले ही बताया था कि लॉस को हमें कांस्टेंट लेके चलना है, ट्रांसमिटेड पावर को हमें कांस्टेंट लेके चलना है,
ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंडक्टर का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स होगी, लेंथ हमारा फिक्स है ही है। तो एक तरह से अगर वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो किस पे डिपेंडेंट है? इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड cos स्क्वायर फाई। क्लियर? तो हम यहां से देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज और हाई पावर फैक्टर पे आपको क्या होगा, यहां पे हम क्या देख सकते हैं, चूंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। क्लियर? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है यानी साइज ऑफ द कंडक्टर आपका क्या होगा, एट, अगर हम यहां पे निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं एट हाई वोल्टेज एंड हाई पावर फैक्टर, दोनों कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूसेस। अगर हम मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाए पावर फैक्टर को भी हम हाई रखें तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब अगर बहुत हाई वोल्टेज ले रहे हैं तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिड्यूस हो रहा है तो कॉस्ट भी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर रिड्यूसेस। क्लियर? तो हम यहां पे देख सकते हैं कि कैसे आपका वॉल्यूम हाई वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है चूंकि वोल्टेज के, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिड्यूस होगा ही होगा अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते ही जाए। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, रिड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? तो हमने पहले पार्ट को देख लिया कि कैसे हाई वोल्टेज पे क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। तो जो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट भी रिड्यूस होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की। क्लियर? सेकेंड फेज में आते हैं हम। सेकेंड फेज क्या था हमारा, रिड्यूसेस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ये वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर रहा है। कैसे करेगा, क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे? तो अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, एक ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, अगर हम बात करेंगे डेल्टा वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, जो उस ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो हो रही है इनटू जो उसका इम्पिडेंस है, जेड क्या है यहाँ पे, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ द लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका लेंथ फिक्स है तो इम्पिडेंस वैल्यू भी फिक्स होगी ही होगी। हमने अभी आई की वैल्यू निकाली थी पहले इक्वेशन में, तो आई की वैल्यू हमारी क्या आई थी, पी अपॉन वी कॉस फाइव। वैल्यू पुट करें जरा, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वी इक्वल टू, आई की वैल्यू हमने पुट करी पी अपॉन वी कॉस फाइव इंटू जेड। चूंकि जेड भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है, पावर फैक्टर और वोल्टेज। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेल्टा वी क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कॉस फाइव हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ भी है, वहां स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे क्या है, सिंपल वी का कॉस फाइव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि एट हाई वोल्टेज एंड हाई पावर फैक्टर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? जब ये रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन। आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है कि ड्रॉप अगर रिड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होना ही होना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सेकेंड फेज भी समझ में आएगा कैसे आपका ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्लियर? कि हाई वोल्टेज लेने पे हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव हो रहा है, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन इफिशियंसी, जो वो ट्रांसमिशन इफिशियंसी को बढ़ा रहा था। क्लियर? ठीक है, थर्ड पार्ट था हमारा
increases the transmission एफिशिएंसी। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो जो आपका कन्वेंशनल मैथमेटिकल अप्रोच है उससे भी, और एक शॉर्टकट मेथड भी मैं सीधे सीधे बताऊंगा आपको कि आप सीधे सीधे उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर, जो पावर हमारी ट्रांसमिट हो रही है वही तो आउटपुट पावर हमारी, यानी ट्रांसमिटेड पावर इज द आउटपुट पावर। और ये ट्रांसमिटेड पावर किसके बराबर है? P के बराबर। क्लियर? ठीक है। अगर हम बात करें पावर लॉस की, तो हमारा पावर लॉस क्या था? पावर लॉस इक्वल टू PL। क्लियर? अगर हम इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर हमारा क्या आ जाएगा? इनपुट पावर P इनपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा? P आउटपुट प्लस P लॉस के बराबर। P आउटपुट की वैल्यू कितनी है? ट्रांसमिटेड पावर यानी P के बराबर, और P लॉस क्या है? PL के बराबर। क्लियर? जब हमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इफिशियंसी क्या हो जाएगी। अगर हम इफिशियंसी का फॉर्मूला देखें तो इफिशियंसी क्या होता है? P आउटपुट अपॉन P इनपुट। क्लियर? ठीक है। P आउटपुट क्या है आपका? ट्रांसमिटेड पावर P, ये आपका P आउटपुट है। क्लियर? ठीक है। ट्रांसमिटेड पावर P इनपुट क्या हो जाएगा? P प्लस P लॉस। क्लियर? ठीक है। तो हमें ये पता है कि अब हमारा क्या है? फोकस है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पे। कैसे हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को वोल्टेज के टर्म में देखते हैं और क्या हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे नीटा की वैल्यू आ गई आपकी P अपॉन P प्लस P लॉस। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे P लॉस की। तो P लॉस की वैल्यू क्या है हमारी? I स्क्वायर। ठीक है। ये पर फेज एफिशिएंसी मैंने निकाला। कई लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पर फेज कैसे निकाल दिया एफिशिएंसी को। अगर हम पूरे फेज की बात करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा उसके लिए। ठीक है। तो I स्क्वायर R की अगर हम बात करें तो I की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? P अपॉन V cos फाई। क्लियर? लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो करंट डेंसिटी होती है, यहाँ पे एक चीज बस फोकस करना चाहूंगा। करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। करंट सेम नहीं होता है, करंट तो लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। क्लियर? कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैसे है, बट जो आपका मटेरियल है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। और ये क्या होता है? J इक्वल टू क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। J इक्वल टू I/A, यानी अगर हम I की बात करें तो I की वैल्यू क्या होगी? J इंटू A के बराबर। क्लियर? तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे J की वैल्यू क्या है? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे J की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? यानी यहाँ जो ये J है, करंट डेंसिटी मैंने क्या बोला? कांस्टेंट है। तो J भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? J यहाँ पे कांस्टेंट है। मैंने क्या पुट किया कि I की वैल्यू J के टर्म में पुट की, J स्क्वायर A स्क्वायर इंटू R। R की वैल्यू क्या होती है? रो इंटू L/A। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? J स्क्वायर रो L इंटू A के बराबर। क्लियर? तो P लॉस, बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। J भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है। यानी अगर आप यहां से देख रहे हैं तो P लॉस की वैल्यू, यानी अगर P लॉस की बात करें, PL क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? और हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में देखा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर cos स्क्वायर फाई था। अगर आपको याद हो तो मतलब स्लाइड के पीछे वाले हिस्से पर अगर आप जाएंगे तो आप वहां पे इजीली देख सकते हैं कि हमने जब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला था तो उसकी वैल्यू क्या निकाली थी। वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूं अभी। ठीक है। हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला था, ए की वैल्यू प्रीवियस से P स्क्वायर रो L अपॉन V स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। क्लियर? आप एक बार चेक कर लीजिएगा पीछे ही। ठीक है। ये हमारा निकल के आया था क्रॉस सेक्शनल एरिया P स्क्वायर रो L
सॉरी यहाँ पे लॉस टर्म भी आया था, पीएल भी आया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है। और यहाँ भी हमने जो कैलकुलेट करके निकाला है कि जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और यहाँ पे एरिया भी क्या हो रहा था, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई के प्रोपोर्शनलिटी में, इनवर्सली प्रोपोर्शन में था। तो पी लॉस जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि अगर आप हाई वोल्टेज लेंगे, हाई वोल्टेज हाई पावर फैक्टर लेंगे तो एरिया रिड्यूस होगी, एरिया रिड्यूस होगी तो लॉस भी रिड्यूस होगा, क्योंकि लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ये एक अच्छा मैथमेटिकल अप्रोच है। आप सीधे सीधे एरिया की प्रोपोर्शनलिटी दिखा के और सीधे सीधे बता सकते हैं कि लॉस रिड्यूस हो रहा है, लॉस रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी आपकी बढ़ जानी ही जानी है। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आपका क्या था, बताते हैं पहले। अगर हम बात करें यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हमारा क्या था, पी अपॉन पी प्लस पी एल। क्लियर, पी की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, पीएल क्या है, वेरिएबल है, पीएल वेरिएबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई वोल्टेज और हाई पावर फैक्टर पे पीएल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। पीएल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, कि एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो लॉस भी कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो जो आपका एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये चीज तो अंडरस्टूड है ही कि जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़नी ही बढ़नी है। क्लियर, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि एट हाई वोल्टेज एंड हाई पावर फैक्टर, क्लियर, क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ टाई लाइन। क्लियर, जो टाई लाइन की एफिशिएंसी हो सीधे सीधे बढ़ रही है। क्लियर, तो ये एक अप्रोच है, इस अप्रोच के थ्रू आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा अप्रोच है हमारा वो एक प्योर मैथमेटिकल अप्रोच है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। दूसरे अप्रोच में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन पी प्लस लॉसेस, पी प्लस लॉसेस मतलब आई स्क्वायर आर, ठीक है, पी अपॉन पी प्लस आई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। क्लियर, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, तो वहां से आई की वैल्यू क्या आ गई थी, पी अपॉन वी कॉस फाइव इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो गई, रो इंटू एल बाई ए। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस पी रो एल अपॉन वी स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर फाइव, ये चीज आ जानी। क्लियर, तो हम पर्टिकुलरली केवल और केवल एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी फोकस करने का मतलब ये आपने मटेरियल चूज कर लिया है, आपने कंडक्टर का साइज भी चूज कर लिया है, यानी ए फिक्स हो गया एक तरह से, सब कुछ फिक्स हो गया है। तो आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं कि वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, अगर ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज होने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ने की मतलब कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, ये वैल्यू घटने का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर घटना, डिनोमिनेटर घटने का मतलब क्या हो गया, जो आपकी एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये भी एक अप्रोच है, लेकिन आप ये लॉस वाला जो अप्रोच है, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रिप्रेजेंट करना, वो अप्रोच ज्यादा अच्छा है, उसमें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, चीजों को इजीली समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हाई वोल्टेज पे आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ रही। क्लियर, ठीक है। तो ये सब चीजें तो है ही, मतलब ये एडवांटेज है हाई वोल्टेज चूज करने का। बट हाई वोल्टेज अगर जितना ही ज्यादा हम हाई वोल्टेज लेंगे किसी भी सिस्टम में, अगर हम हाई वोल्टेज ज्यादा लेते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर, ठीक है। तो ड्यू टू हाई वोल्टेज, और इस हाई वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या टाई लाइन, वो सब चीजें तो हो ही रही हैं, रिडक्शन हो रहा है साइज में, रिडक्शन हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप में, इंक्रीमेंट हो रहा है एफिशिएंसी में, लेकिन साथ ही साथ
अगर आप हाई वोल्टेज लेंगे तो इंसुलेशन लेवल भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन के कॉस्ट को ये बढ़ाएगा। जब इंसुलेशन का कॉस्ट क्या हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो आप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो वो उसके वजह से ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर का भी कॉस्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज लेवल आप बढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर कॉस्ट तो बढ़ता ही जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप स्विच गियर इक्विपमेंट यूज करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, वो भी क्या करेंगे, हाई कैपेसिटी का यूज करेंगे, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ स्विच गियर, यानी प्रोटेक्शन स्कीम का भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो भी आप टर्मिनल इक्विपमेंट लगाएंगे, चाहे वो टावर हो, टावर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका भी कॉस्ट बढ़ता है, यानी इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट। जो भी टर्मिनल इक्विपमेंट चाहे वो कूलिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, सबका कॉस्ट ये बढ़ा रहा है। क्लियर। तो हाई वोल्टेज लेने की वजह से ये ड्रॉबैक भी आ रहे हैं कि इनके कॉस्ट हमारे बढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस क्या क्या थे, एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज था रिड्यूसेस साइज ऑफ कंडक्टर। क्लियर, कंडक्टर का साइज रिड्यूस करना। दूसरा एडवांटेज रिड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करना। और तीसरा एडवांटेज था इंक्रीजेज एफिशिएंसी। क्लियर, ये सारी चीजें ठीक हैं, ये तो अच्छी बात है कि ये सब चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज चूज करने पे। लेकिन जो आपके अदर इक्विपमेंट्स हैं उसके भी कॉस्ट क्या हो रहे हैं, बेवजह बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी भी बेवजह इम्बैलेंस हो जाए इन सब चीजों की वजह से। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ऐसा ताना बुना बनाना पड़ता है, ऐसा सिलेक्शन करना पड़ता है ताकि हम इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वोल्टेज कर पाए इन दोनों चीजों को बैलेंस करके। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाई बैलेंसिंग टू सिचुएशंस, बाय बैलेंसिंग ऑल द सिचुएशन, सारे सिचुएशन को बैलेंस करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा चॉइस करना पड़ेगा वोल्टेज का जो कि क्या हो, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। इकोनॉमिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉस्ट पे कोई फर्क ज्यादा ना पड़े, ये ना हो कि कॉस्ट को घटाने के चक्कर में हम इफिशियंसी को भूल जाएं। इकोनॉमिक का मतलब ये नहीं होता केवल पैसा ही, हमें इफिशियंसी, हमें वोल्टेज ड्रॉप, ये सारी चीजों को भी दिमाग में रखना है। क्लियर, तो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज हमें करना पड़ता है ताकि हम सारी चीजों को बैलेंस कर सकें। और ये जो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ये चीज जो बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पावर ट्रांसमिशन। जो आप पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसके लेवल पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम चॉइस करते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज का। जो एडवांटेज है वो एडवांटेज तो है ही, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्या क्या चीजें हमारी किसके किसके कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है उसको एक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज बेस्ड ऑन देयर वोल्टेज लेवल। क्लियर, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पावर लाइन वोल्टेज लेवल। क्लियर, वोल्टेज लेवल के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका ट्रांसमिशन लेवल, ठीक है, ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल,
एंड सेकेंड वन इज द, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल में कितने तरह के मतलब वोल्टेज लेवल होते हैं। पहला होता है हाई वोल्टेज, क्लियर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनोलॉजी से HV, ये की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। और हाई वोल्टेज जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 33 kV, क्लियर। उसके ऊपर हम आते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, क्लियर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EHV लाइन से, यानी EHV लाइन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। और इस लाइन की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 66 kV, 132 kV एंड 220 kV, क्लियर, ये सी कैपेसिटी होती है। इसके ऊपर हम अगर रेंज को बढ़ाते हैं तो हम इसको बोलते हैं मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, क्लियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम MEHV से, MEHV से। और मॉडर्न हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो कैपेसिटी होती है वो होती है 400 kV की, क्लियर। अगर इसके ऊपर लेवल बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म से UHV लाइन। तो कहीं भी अगर आप देखिए HV लाइन, EHV लाइन, MEHV लाइन, तो ये ऐसे ही ये वर्ड यूज किए जाते हैं। UHV लाइन इसकी कैपेसिटी होती है 765 kV से ऊपर, 765 kV और एबव, क्लियर। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो बस दो ही लेवल हैं, क्लियर, ठीक है। एक आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल और सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, क्लियर, ये ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है। प्राइमरी वोल्टेज लेवल क्या होता है 11 kV, क्लियर, और ये आपका क्या होता है 400 वोल्ट, लाइन टू लाइन, 3 फेज अगर 4 वायर सिस्टम होता है ये। अगर लाइन टू न्यूट्रल निकालना होता है तो क्या करते हैं हम 400/√3 कर देते हैं और 230 वोल्ट के बराबर आता है। तो ये क्लासिफिकेशन होते हैं एक पावर लाइन वोल्टेज लेवल के कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का 11 kV और 400 वोल्ट। और ट्रांसमिशन लाइन के केस में HV लाइन, EHV लाइन, MEHV लाइन, UHV लाइन होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज और वोल्टेज लेवल का क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपेरिजन करेंगे सप्लाई सिस्टम का। तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल व्यू है वो भी समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।